अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू बैक बेंचेस एकेडमी। तो इस वीडियो में हम करेंगे हमारी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन एंड ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। इसका काम क्या है? इसने आपकी बॉडी के अंदर प्रोडक्शन करवानी है एटीपी की, या फिर आपकी बॉडी के अंदर एनर्जी की प्रोडक्शन करवानी है। और जब हमने यहाँ पे जो आपकी ये ग्लाइकोलिसिस की थी, या फिर इसके अलावा आपका जो है ये क्रेब साइकिल किया था, तब मैंने आपको बताया था आपने वहाँ पे जो है प्रोडक्शन करवाई थी NADH की और FADH2 की। मैंने आपको बताया था ये दोनों आपके क्या है, आपकी बॉडी के अंदर ये एनर्जी के नोट्स हैं, आपने बॉडी को देने हैं। अपनी आपकी बॉडी ने क्या कर देना, इन दोनों को यूज़ करके आपको एटीपी जो है आपकी यहाँ पे आपको बना के दे देनी है। अब आपने क्या करना है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के अंदर आपने यही NADH2 NADH और उसके बाद आपकी जो है FADH2, इन दोनों को आपने यूज़ करना है। आपने यूज़ करके आपने क्या प्रोडक्शन करवा लेनी है, यहाँ पे आपकी एटीपी की प्रोडक्शन करवा लेनी है। लेकिन अब इसके अंदर होता क्या है, आपकी जो ग्लाइकोलिसिस है उसके अंदर आपकी यहाँ पे प्रोडक्शन हुई आपकी NADH की, और उसके बाद आपकी जो है क्रेब साइकिल के अंदर आपकी NADH और FADH2 दोनों की आपकी प्रोडक्शन हुई। लेकिन जो प्रॉब्लम यहाँ पे आपकी है वो है आपकी ग्लाइकोलिसिस की। ग्लाइकोलिसिस के अंदर जो आपकी NADH आपकी प्रोडक्शन हुई है, ये आपकी कहाँ पे पड़ी हुई है, आपकी साइटोप्लाज्म के अंदर पड़ी हुई है। हमारा काम क्या है, सबसे पहले हमने ये जो आपके साइटोप्लाज्म के अंदर पड़ी हुई है, इसको हमने लेके आना है आपकी माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। अब माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर एक बड़ा प्रॉब्लम है, वो ये कि आपकी माइटोकॉन्ड्रिया जो है सबसे पहले इसकी क्या है, आपकी दो मेम्ब्रेन्स है, आउटर मेम्ब्रेन और उसके बाद आपकी जो है ये इनर मेम्ब्रेन। दोबारा से मैं यहाँ पे आपको जो है ये बना के दिखा देता हूँ कि आपकी आउटर मेम्ब्रेन और उसके बाद आपकी इनर मेम्ब्रेन। आउटर मेम्ब्रेन जो है ना, ये आपकी जो है ना, ये आपकी सिलेक्टिव नहीं है, ये आपकी चीज़ों को पास करवा देती है। मतलब आपकी चीज़ें जो है ना, ये आपकी आउटर मेम्ब्रेन क्रॉस करके आपके आ जाते हैं इंटर मेम्ब्रेनस स्पेस के अंदर। प्रॉब्लम कहाँ पे आती है, आपकी ये इनर मेम्ब्रेन के अंदर। अब इनर मेम्ब्रेन जो है ये सारी चीज़ों को पास नहीं करने देती, क्योंकि ये क्या आपकी सिलेक्टिव है। कुछ चीज़ें आपकी इसके अंदर से जा सकती हैं, कुछ आपकी सारी चीज़ें नहीं जा सकती यहाँ पे। अब इसमें क्या है, आपकी जो चीज़ें नहीं जा सकती उनमें सबसे पहले आपकी यहाँ पे आ जाती है आपकी NADH और उसके बाद आपकी NADs वगैरह, और उसके बाद आपकी यहाँ पे जो है ना डिफरेंट चीज़ें। अब इसमें प्रॉब्लम क्या आ गई, अच्छा इसके अलावा आपकी यहाँ पे जो है हाइड्रोजन भी आपकी यहाँ से पास नहीं करते। ये आपने अभी से 3-4 चीज़ें याद रख लेनी है, क्योंकि बाद में जो है ना इनका मैं आपको बताऊँगा भी। अब इसमें क्या होता है, आपकी अगर यहाँ से नहीं जा सकती तो इसका मतलब ये है कि आपकी साइटोप्लाज्म वाली आपकी NADH आपकी बॉडी के अंदर, या फिर आपकी माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स जो है उसके अंदर आपकी नहीं जा सकती, अंदर नहीं जाएगी, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के अंदर आपका हिस्सा नहीं ले सकती। हमारा काम क्या है, सबसे पहले हमने क्या करना है, आपकी जो आपके आपकी जो साइटोप्लाज्म के अंदर पड़ी हुई ना, ये आपकी NADH, हमने सबसे पहले इसको लेके जाना है आपके माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स के अंदर, ताकि ये क्या करे, आपकी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के अंदर आपका हिस्सा ले ले। इससे पहले हम ये करते हैं कि हमारी जो है ना ये NADH और उसके बाद हमारी जो है ये FADH2 की जो प्रोडक्शन हुई है, इसको थोड़ा सा ओवरव्यू कर लेते हैं। एनर्जी जो है आपकी प्रोडक्शन वो देख लेते हैं। उसके बाद हमारी जो है ना ये हमारी जो NADH जो है इसको हमने किस तरीके से लेके जाना है ये हम देखेंगे। उसके बाद फिर हम यहाँ पे आ जाएंगे हमारी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के पास। तो सबसे पहले क्या होता है, आपकी जो ग्लूकोज है वो आपकी कन्वर्ट हो जाती है इनटू पायरुवेट, और पायरुवेट के अंदर जब आपकी कन्वर्ट होती है तब आपकी प्रोडक्शन होती है 2 NADH की। और इस दौरान मैंने आपको बताया था आपकी क्या होती है, यहाँ पे आपकी 2 नेट ATPs आपकी प्रोडक्शन होती है। हम क्या करते हैं, हमारी वैसे प्रोडक्शन होती है 4 ATPs की, लेकिन हम क्या कर देते हैं, 2 हम इन्वेस्ट कर देते हैं। इस वजह से हमारी यहाँ पे नेट प्रोडक्शन कितनी हो जाएगी, आपकी यहाँ पे 2 नेट ATPs प्रोडक्शन हो जाएगी। इसके बाद क्या होता है, एक ग्लूकोज का मालिक्यूल आपका कन्वर्ट हो जाता है इंटू 2 मालिक्यूल ऑफ पायरुवेट, इसको हम क्या कहते हैं, आपकी ग्लाइकोलिसिस। अब ये जो 2 मालिक्यूल ऑफ पायरुवेट है ना, ये आपके साइटोप्लाज्म के अंदर पड़े हुए हैं, इन्होंने जाना एक एक करके आपके माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। जब आपका एक माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर आपका जाएगा, पायरुवेट सबसे पहले आपका कन्वर्ट हो जाएगा इनटू एसिटाइल कोए, और ये आपका काम यहाँ पे आपका कौन करवाता है, आपका पायरुवेट डिहाइड्रोजनेज करवाता है। और इस दौरान आपने यहाँ पे याद रखना है, आपकी क्या होती है, एक NADH आपकी यहाँ पे रिलीज होती है। सबसे पहले माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर आपकी ये एक NADH बन गई। इसके बाद आपका एसिटाइल कोए जो है ये आपका क्रेब साइकिल को चलाता है। क्रेब साइकिल जब आपके चलता है तब आपकी क्या होती है, 3 NADH आपकी प्रोडक्शन होती है, एक FADH2 की प्रोडक्शन होती है, और साथ आपकी एक ATP आपकी जो है इसके अंदर आपकी प्रोडक्शन होती है। अब ये क्या हुआ, आपके जब आपके माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर आपका जो आया पायरुवेट, इसने क्या किया, 4 NADH जो आपकी इसकी प्रोडक्शन करवाई, एक FADH और इसके बाद आपकी एक ATP। अब एक पायरुवेट से आपकी ये प्रोडक्शन हुई, अब एक NADH का मतलब है 2.5 ATPs, तो ये कितनी हो जाएंगी आपकी 10 ATPs। उसके बाद 1 ATP आपकी 11 ATPs, और FADH2 का मतलब है 1.5 ATPs। अब ये कितने हो जाएंगे टोटल, आपका एक पायरुवेट जब आएगा तब आपको 12.5 ATPs आपकी प्रोडक्शन होगी। तो क्या हो जाएगा आपकी, क्योंकि पायरुवेट में आपके जो है ये तो आपके 2 बने हैं, एक ग्लूकोज जब आपकी टूटी है तो ये क्या हो जाएगी, आपकी एनर्जी डबल हो जाएगी। आपकी पायरुवेट जो है वो आपके 25 ATPs आपकी प्रोडक्शन करवाएंगे, 2 पायरुवेट। अब क्या हो जाएगा, आपकी प्रॉब्लम आ जाएगी यहाँ पे, आपकी जो है ये साइटोप्लाज्म के अंदर जो आपके NADH पड़े हुए हैं, आपके साइटोप्लाज्म के अंदर 2 नेट ATPs आपकी प्रोडक्शन हो गई। टोटल हमारी एनर्जी प्रोडक्शन कितनी होगी आपकी, यहाँ तक अभी तक 27 हो गई। अब क्या हुआ, आपकी जो साइटोप्लाज्म के अंदर हमारे जो NADH पड़े हुए हैं, ये हमारे जो है ना 2 तरीके से आ सकते हैं, क्योंकि ये आपके डायरेक्टली क्रॉस नहीं कर सकते। अब हमने क्या करना है, हमने इसको उस चीज़ के अंदर कन्वर्ट कर देना है जो आपकी क्या करे, या तो एनर्जी को अंदर लेके पहुंचा दे, किसी आपकी जो है ना आपकी डायरेक्टली NADH को अपने अंदर ले ले, और उसके बाद आपको जो है ना ये आपके माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स जो है उसके अंदर आपके पहुंचा दें। इसमें आपकी जो है आपकी 2 चीज़ें आपकी काम करती हैं, एक आपकी G3P शटल, उसके बाद आपकी जो है ये मेलेट शटल। अब आपके यहाँ पे वर्ड ही जो आपको बता देगा कि आपने प्रोडक्शन किसकी करवानी है और किस चीज़ ने आपके यहाँ पे आपका काम करवाना है। सबसे पहले G3P शटल है,
इसमें क्या हो जाएगा, आपकी G3P ही आपकी NADH जो है इसको आपके माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स के अंदर पहुंचाएगी। या फिर उसके अलावा आपकी जो मैलेट शटल है, मैलेट शटल में क्या हो जाएगा, आपका मैलेट जो है वो आपकी NADH जो है या फिर आपकी जो एनर्जी जो है उसको आपके किसके अंदर लेके जाएगा, आपका माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स के अंदर लेके जाएगा। दोनों का काम हम बाद में देखते हैं। अभी आपने यहाँ पे क्या याद रख लेना है कि आपकी G3P शटल होती है आपकी ये मसल्स के अंदर, मैलेट शटल होती है आपकी हार्ट, और उसके बाद आपकी जो है लिवर्स के अंदर होती है। अब ऐसा करते हैं, हमारी जो है ये जो शटल्स हैं इन दोनों को देखते हैं, उसके बाद फिर हमारे जो है ये डायरेक्टली हम जाते हैं हमारी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के पास। सबसे पहले आ गई यहाँ पे आपके G3P शटल। अब इसमें क्या करना है, आपने प्रोडक्शन करवानी है G3P की, और वो आपकी कहाँ पे होगी, सबसे पहले आपकी NADH आपके पड़े हुए साइटोप्लाज्म के अंदर। तो डेफिनेटली बात है, हमने क्या करना है, साइटोप्लाज्म के अंदर ही हमने इसकी जो है ये प्रोडक्शन करवानी है, मैलेट की भी और उसके बाद इसकी भी। अब क्या होता है, साइटोप्लाज्म के अंदर आपकी पड़ी होती है डाइहाइड्रोक्सी एस्टोन फॉस्फेट, क्या करती है आपकी कंबाइन कर जाती है विद NADH, और उसके बाद क्या होता है, ये आपकी क्या होता है, यहाँ पे आपका एंजाइम पड़ा होता है जिसको हम क्या कहते हैं, आपका साइटोप्लाज्मिक ग्लाइसरॉल फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेज, वो इसको कन्वर्ट करवा देते हैं इनटू G3P। G3P आपकी प्रोडक्शन हो गई। अब ये जो G3P है ये आपकी पहुंच जाएगी आपकी इनर मेम्ब्रेन के पास। अब यहाँ पे क्या है, आपका यही आपका जो आपका साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन है, आपका जो आपका एंजाइम था यहाँ पे आपका पड़ा होगा माइटोकॉन्ड्रियल एंजाइम, वही आपका माइटोकॉन्ड्रियल ग्लाइसरॉल फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेज आपका पड़ा होगा, लेकिन कहाँ पे होगा, आपकी इनर मेम्ब्रेन के अंदर। अब ये क्या करेगा, आपका यही जो G3P है इसको कन्वर्ट करवा देगा दोबारा से डाइहाइड्रोक्सी एस्टोन फॉस्फेट। लेकिन इसका काम क्या है, इसने क्या करना है, इस दौरान जो एनर्जी प्रोडक्शन थी जो आपने इसके अंदर आपकी ऐड करवाई थी NADH की फॉर्म के अंदर, इसने क्या करना है, NADH को कन्वर्ट करवा देना है आपके FAD से FADH2 के अंदर। मतलब क्या, आपकी जो NADH थी अब वो आपकी कन्वर्ट होगी इनटू FADH2। FADH2 आपकी किसके अंदर आ जाएगी, आपकी माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स के अंदर आ जाएगी, और ये अब आपकी चली जाएगी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के पास, आपकी एनर्जी प्रोडक्शन करवा देगी। FADH2 का मतलब ये है कि आपकी 1.5 ATPs, और उसके बाद NADH का मतलब है आपकी 2.5 ATPs। इस दौरान क्या हुआ, आपकी एनर्जी जो है आपकी कम हो गई। अब ये क्या हो जाएगी, जब आपकी ग्लाइसरॉल फॉस्फेट जो है आपकी शटल चलेगी, ग्लाइसरॉल 3 फॉस्फेट शटल, तब क्या हो जाएगी, आपकी NADH जो आपकी साइटोप्लाज्म के अंदर पड़े हुए थे वो आपके कन्वर्ट हो जाएंगे इनटू FADH2। FADH2 आगे जाके आपका जो है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के अंदर आपका काम करेगा और एनर्जी प्रोडक्शन आपकी करवाएगा। काम बिल्कुल सिंपल सा है। सबसे पहले आपका साइटोप्लाज्मिक ग्लाइसरॉल फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेज एक्ट करेगा, G3P बनाएगा। फिर ये जो G3P है आपकी इनर मेम्ब्रेन के पास जाएगी, और वहाँ पे जो है आपका माइटोकॉन्ड्रियल ग्लाइसरॉल फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेज जो है वो इसको दोबारा से कन्वर्ट करवा देगा इनटू डाइहाइड्रोक्सी एस्टोन फॉस्फेट, और इस दौरान वो प्रोडक्शन करवा देगा FADH2 की। FADH2 आपका इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के पास चला जाएगा। इसके बाद आ जाती है आपकी यहाँ पे एस्पार्टेट मैलेट शटल, या फिर इसके अलावा इसको जो है आपको ये मैलेट एस्पार्टेट शटल या फिर डायरेक्टली मैलेट शटल भी कहते हैं। अब इसमें क्या है, मैंने आपको पहले बता दिया, मैलेट का मतलब है आपने इसके अंदर प्रोडक्शन करवानी है मैलेट की, और उसके बाद एस्पार्टेट में क्या आपने इसके क्या करना है, आप इसके अंदर आपने क्या करना है, एस्पार्टेट की भी प्रोडक्शन करवानी है। इसमें क्या होता है, आपके साइटोप्लाज्म के अंदर जो आपकी ये NADH आपका पड़ा हुआ है, यहाँ पे साइटोप्लाज्म के अंदर आपकी पड़ी होती है ऑक्सैलोएसीटेट। ये क्या करती है, आपके दोनों आपस में कंबाइन कर जाती हैं। कंबाइन करने के बाद ये क्या करती हैं, आपकी यहाँ पे प्रोडक्शन करवा देती है आपकी मैलेट की। अब मैलेट जो है, जैसा कि नाम बता रहा है, मैंने आपको पहले बता दिया, जो आपका नाम बता रहा है इसका मतलब ये क्या, ये चीज़ें आपकी जो है ये माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन जो है इसको आपकी क्रॉस कर सकती हैं। अब मैलेट जो है ये आपका क्रॉस कर सकते हैं। मैलेट जो ये क्या करेगा, आपके यहाँ से क्रॉस कर जाएगा, मैलेट क्रॉस करके आ गया आपका माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स के अंदर। अब यहाँ पे जो है इसका ऑपोजिट स्टेप चलेगा। यहाँ पे हमने क्या किया, आपने NADH को इसके अंदर आपके कंबाइन करवाया ऑक्सैलोएसीटेट के अंदर और मैलेट बना दिया। यहाँ से आप क्या करेंगे, मैलेट को दोबारा से कन्वर्ट करवा देंगे इनटू NADH, और उसके बाद आपका जो है ऑक्सैलोएसीटेट के अंदर। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये जो आपकी NADH आपकी प्रोडक्शन होगी, ये आपकी सबसे पहले पड़ी थी आपकी साइटोप्लाज्म के अंदर, अब ये आपके कहाँ पे आ गई, आपकी माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स के अंदर आ गई। अब इसको आप लेके चले जाएंगे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के पास, प्रोडक्शन आपकी करवा लेंगे एनर्जी की। यहाँ पे प्रॉब्लम क्या आई, आपकी ये जो ऑक्सैलोएसीटेट आपकी यहाँ पे आई है, अब ये आपकी अगर इस तरीके से शटल चलती रहे तो आपकी ये जो ऑक्सैलोएसीटेट है ये आपकी माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स के अंदर आपकी बढ़ती रहेगी। अब हमारा काम क्या है, हमने ये ऑक्सैलोएसीटेट जो है इसको भी आपकी माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स जो है उससे इसको बाहर लेके जाना है। हमने बाहर इसको किस तरीके से लेके जाना है, हमने क्या करना है, इसके अंदर आपका ऐड करवा देना है ग्लूटामेट को। ग्लूटामेट जब आपके इसके अंदर ऐड हो जाएगा तब आपका कन्वर्ट हो जाएगा इनटू एस्पार्टेट, और यहाँ पे आपका जो ग्लूटामेट है वो आपका कन्वर्ट हो जाएगा इनटू अल्फा कीटो ग्लूटारेट। अल्फा कीटो ग्लूटारेट आपका दोबारा से यहाँ से रिलीज हो जाएगा बाहर, या आपका पास कर जाएगा, और ये जो आपका एस्पार्टेट है, जैसे आपका नाम के अंदर आ गया एस्पार्टेट पे, अब आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपकी एस्पार्टेट आपकी यहाँ से क्रॉस कर जाएगी। अब एस्पार्टेट क्या करेगा, आपके यहाँ से माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स से आपका बाहर आ जाएगा। बाहर आया, जैसे ही आपका ये आया आपके ये माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स से आपका साइटोप्लाज्म के अंदर। अब साइटोप्लाज्म के अंदर क्या होगा, जो आपकी चीज़ें वहाँ से निकली थी वो दोबारा आप इसके अंदर ऐड करवा देंगे। फॉर एग्जाम्पल आपके यहाँ पे अल्फा कीटो ग्लूटारेट आपका यहाँ से निकला था, आपने इसके अंदर क्या करना है, आपका अल्फा कीटो ग्लूटारेट इसके अंदर दोबारा से ऐड करवा देना है, और यहाँ से अब आपका जो है, यहाँ पे आपने ग्लूटामेट ऐड करवाया था, ग्लूटामेट आपका रिलीज हो जाएगा। यहाँ पे आपने क्या किया था,
आपका कंबाइन करवाया था विद ऑक्सैलो स्टेट, यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा, ऑक्सैलो स्टेट अब हमारा यहाँ पे जो है ये अब आपके पहले पड़ा हुआ था आपके माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स के अंदर, अब यहाँ से आपका किसके अंदर आ गया, आपके ये आपके साइटोप्लाज्मिक में आपके जो है ना साइटोप्लाज्म के अंदर आ गया। और इसके अंदर क्या हुआ, ये सारा काम तो हमारा चला, लेकिन हमने क्या किया, हमारी जो NADH जो थी उसको हम लेके चले गए हमारी साइटोप्लाज्म से हमारी जो है माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स के अंदर लेके चले गए। आपने सिंपल सा याद रखना है, ऑक्सैलो स्टेट मैलेट में कन्वर्ट हो जाएगा, मैलेट दोबारा से कन्वर्ट हो जाएगा इनटू ऑक्सैलो स्टेट, लेकिन अब इस दौरान क्या हो जाएगा, ऑक्सैलो स्टेट दोबारा कन्वर्ट हो जाएगा इनटू एस्पार्टेट, एस्पार्टेट आपका बाहर आ जाएगा और यहाँ पे एस्पार्टेट दोबारा से कन्वर्ट हो जाएगा आपका ऑक्सैलो स्टेट, और इस दौरान क्या हो जाएगा आपका NADH एज इट इज़ आपका चला जाएगा आपके माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स के अंदर। अब दोनों के अंदर जो है ना आपका डिफरेंस क्या आया, आपकी जो जब G3P शटल आपकी चलेगी तब आपका NADH जो है ये आपका कन्वर्ट हो जाएगा इनटू FADH2, आपकी एनर्जी प्रोडक्शन आपकी हो जाएगी कम, क्योंकि NADH का मतलब था 2.5 ATPs, FADH का मतलब है 1.5 ATPs। लेकिन इसमें क्या हुआ, आपकी NADH एज इट इज़ आपकी यहाँ पे चली गई, NADH दोबारा से आपकी क्या करेगी, आपकी एनर्जी प्रोडक्शन जब कराएगी तो आपकी 2.5 ATPs ही प्रोडक्शन होगी आपके यहाँ पे। अब दोनों के अंदर डिफरेंस क्या आता है, जब आप देखेंगे जब आपकी चलेगी आपके फॉर एग्जांपल आपकी जो है ना ये स्केलेटल मसल जो हैं उसके अंदर जब आपकी चलेगी G3P शटल तब आपकी एनर्जी प्रोडक्शन होगी 30 ATPs, मैंने आपको पहले भी दिखा दिया हुआ इसका सारा। और उसके बाद जो है जब आपकी ये चलेगी आपकी मैलेट एस्पार्टेट शटल तब आपकी प्रोडक्शन हो जाएगी कितनी, 32 ATPs की, क्योंकि हमारे जो है आपके साइटोप्लाज्म के अंदर है आपके 2 NADH, हमने 2 NADH को अंदर लेके जाना है। और दोनों के अंदर डिफरेंस कितना है, क्योंकि आपकी जो है एक आपकी जो NADH है इसका मतलब है 2.5 ATPs, और उसके बाद जो है आपकी जो FADH2 जो है इसका मतलब है आपकी 1.5 ATPs, दोनों के अंदर डिफरेंस कितना है 1 ATP का। अब जो हमने अगर लेके जाने हमारे 2 NADH तो 2 NADH का मतलब है 2 डिफरेंस ऑफ आपकी जो है ATP, और इसमें क्या हो जाएगा जब आपकी चलेगी एस्पार्टेट शटल तब आपकी चलेगी 32 ATPs, क्योंकि आपके आपके ऐड हो जाएंगे, और उसके बाद जब आपकी चलेगी G3P शटल तब आपकी प्रोडक्शन हो जाएगी 30 ATPs की। अब दोनों से हमने क्या कर दिया, अब आपका यहाँ पे चले, यहाँ पे आपका या तो चले आपका G3P शटल या फिर आपकी चले एस्पार्टेट मैलेट शटल या फिर मैलेट एस्पार्टेट शटल, तब आपकी क्या हो जाएगी, जो आपकी पड़े हुए थे आपके साइटोप्लाज्म के अंदर आपके NADH वो आपके आ गए कहाँ पे, आपके साइटोप्लाज्म आपके साइटोप्लाज्म से आगे आपकी यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स के अंदर। अब माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स के अंदर आपने क्या करना है, आपकी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन को चलाना है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन चलेगी आपकी क्या करेगी, आपके यहाँ पे एनर्जी प्रोडक्शन करवा देगी। अब यहाँ पे हम ऐसे करते हैं, हमारी जो है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन को करते हैं, क्योंकि हमारे जो है सारे के सारे NADH FADH2 वगैरह हमारे सारे कहाँ पे पहुँच गए, आपके माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स के अंदर, साइटोप्लाज्म के अंदर हमारी कोई भी चीज़ हमारी यहाँ पे नहीं रही। अब क्या करेंगे, हमारी जो आपके साइटोप्लाज्म से हमारे आ गए हैं आपके माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर हम चला देंगे यहाँ पर हमारी जो है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन एनर्जी प्रोडक्शन करवाएंगे। अब इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के अंदर आपने जो है ना सिंपल सा याद रखना है, इसके अंदर क्या आपके कम्प्लेक्सेस हैं, कम्प्लेक्सेस में क्या होते हैं आपके डिफरेंट एंजाइम्स होते हैं, एक आधा एंजाइम आपका नहीं होता। तो आपको मैं इसके अंदर ना कुछ थोड़े थोड़े से आपको बता दूंगा, सारे बताने की जो है ना इसके अंदर इतनी ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि आपसे कोई भी क्वेश्चन आपके पेपर के अंदर आपका नहीं पूछेगा कम्प्लेक्स 1 के अंदर आपके कौन कौन से आपके एंजाइम होते हैं या फिर आपके कौन कौन से इंटरमीडिएट होते हैं, कोई भी आपसे ये नहीं पूछेगा। आपने क्या करना है, सिंपल सिंपल से याद रख लेना है कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन जो है इसके अंदर आपके कितने हैं, 4 कम्प्लेक्सेस हैं, 5वां कम्प्लेक्स इसका हिस्सा नहीं है, 3 है, और उसके बाद ये आपका 4, आपके 4 कम्प्लेक्सेस हैं इसके अंदर। और आपके हर कम्प्लेक्स का काम क्या है, आपके जो आपके NADH हैं और उसके बाद आपके जो FADH2 जो है, इन दोनों से इन्होंने क्या करना है, आपकी इलेक्ट्रॉन्स को आपके निकालना है। अब यहाँ से NADH का मैं आपको बताता हूँ, इसमें क्या NADH जो है ये आपका अगर कन्वर्ट करें हम, जब भी हमने जो है ना NADH की प्रोडक्शन करवाई है, तब हमने जो है NAD को उसके अंदर हमने ऐड करवाया, तब हमारा जो है साथ साथ हमारा जो है ना जहाँ पे आपके NADH आपका प्रोडक्शन हुई तब वहाँ पे हमारा जो है आपका जो है ना हाइड्रोजन रिलीज हुआ है। लेकिन उसको छोड़ें, NADH का मतलब क्या है, आपका एक NAD और उसके बाद एक आपका H पॉजिटिव। अगर 2 आपके पॉजिटिव हैं, 2 पॉजिटिव हैं, तो इसका मतलब ये है कि आपके यहाँ पे 2 आपके नेगेटिव भी रिलीज होंगे, तो वो आपके क्या होते हैं, यहाँ पे आपके 2 इलेक्ट्रॉन्स रिलीज होते हैं। अब ये जो 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं ये हमने क्या करना है, आपकी या FADH2 की FADH2 जो है वो आपके 2 इलेक्ट्रॉन्स दे, या फिर आपका NADH आपके 2 इलेक्ट्रॉन्स दे। हमने क्या करना है, इन दोनों इलेक्ट्रॉन्स को हमने ऐड करवाना कहाँ पे, आपकी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के अंदर। सबसे पहले आपने यहाँ पे याद रखना है कम्प्लेक्स 1 के अंदर। कम्प्लेक्स 1 का काम क्या है, इसने आपके जो 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स इसने कहाँ से लेने, आपके NADH से, FADH2 से इसने नहीं लेने, FADH2 से किसने लेने, आपके कम्प्लेक्स 2 ने। अब ये जो है कम्प्लेक्स 1 के अंदर, इसके अंदर डिफरेंट इंटरमीडिएट्स हैं, वो एक है आपका FMN और उसके बाद जो है आपका ये FES को आप छोड़ें, उसका काम आपसे कोई भी नहीं पूछेगा। आपने क्या कहना है, सिंपल सा क्या देना है, आपके जो इलेक्ट्रॉन्स हैं फ्रॉम आवर NADH वो हमारे किसके अंदर आपके ऐड हो जाएंगे, आपके कम्प्लेक्स 1 के अंदर। जैसे ही आपके इलेक्ट्रॉन्स आए, अब इलेक्ट्रॉन्स का मतलब है आपकी एनर्जी, अब जैसे ही आपके इलेक्ट्रॉन्स इसके अंदर आए, आपका कम्प्लेक्स 1 जो है वो आपका क्या हो गया, आपका चार्ज हो गया, या फिर आपका जो है ना ये आपका एक्टिवेट हो गया। अब इसने क्या करना है,
आपका जैसे ही एक्टिवेट होना है, कम्प्लेक्स 1 का काम क्या है, इसने आपकी जो है हाइड्रोजन जो आपकी यहाँ पे प्रोडक्शन हुई थी आपके NADH को यूज़ करवा के, वो हाइड्रोजन इसने क्या करना है आपके माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स से इसने किसकी तरफ लेके चले जाना है, आपकी यहाँ पे आपकी इंटरमेम्ब्रेनस स्पेस के अंदर लेके आ जाने हैं। यहाँ पे आपकी माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स है ऊपर ऊपर, और यहाँ पे आपकी क्या है इंटरमेम्ब्रेनस स्पेस है आपके यहाँ पे। हाइड्रोजन आपके कहाँ से चले जाएंगे, आपके मैट्रिक्स से आपके इंटरमेम्ब्रेनस स्पेस के अंदर। और उसके बाद आपका जो कम्प्लेक्स 2 है उसका काम क्या है, इसने आपके इलेक्ट्रॉन्स लेने फ्रॉम FADH2, और इसने क्या करना है आपके जो है ये आपके इलेक्ट्रॉन्स को अपने पास लेके अपने आप को चार्ज करवा लेना है। अब दोनों में डिफरेंस क्या है, जब भी आपका NADH जब आपका इलेक्ट्रॉन्स लेगा, आपका इलेक्ट्रॉन्स देगा आपके कम्प्लेक्स 1 को, तब ये क्या करवाएगा आपके हाइड्रोजन जो है वो आपके रिलीज़ करवाएगा आपकी इंटरमेम्ब्रेनस स्पेस के अंदर। लेकिन FADH2 ऐसा कोई काम नहीं करता। अब FADH2 क्या करेगा, सिर्फ और सिर्फ इसने डायरेक्टली आपके कम्प्लेक्स 2 को आपके इलेक्ट्रॉन्स दिए, कम्प्लेक्स 2 के पास इलेक्ट्रॉन आ गए। अब इसके बाद क्या हो जाएगा, आपके ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं या फिर कम्प्लेक्स 1 से या फिर कम्प्लेक्स 2 से, दोनों आपके जाएंगे किसके पास, आपके कोएंजाइम Q के पास। अब कोएंजाइम Q का काम क्या है, इसने क्या करना है आपके इलेक्ट्रॉन्स को लेना है फ्रॉम कम्प्लेक्स 1 और कम्प्लेक्स 2, और इसने किसको देना है आपके या आपके कम्प्लेक्स 3 को। इसका काम क्या है, इसने एज ए इंटरमीडिएट काम करना है यहाँ पे, क्योंकि आपकी मेम्ब्रेन के अंदर है। इसने क्या करना है आपके इनके पास जाना है, यहाँ पे जाकर कम्प्लेक्स 1 से ले लेगा, कम्प्लेक्स 2 से ले लेगा, और ये लेके आ जाएगा आपके कम्प्लेक्स 3 के पास। अब दोनों में आपने जो डिफरेंस याद रखना है वो ये कि कम्प्लेक्स 1 को देगा आपका NADH, कम्प्लेक्स 2 को देगा आपका FADH2। दोनों के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो कौन आपके रिसीव करेगा, आके कोएंजाइम Q, कोएंजाइम Q। अच्छा, इसके बाद एक चीज़ यहाँ पे मैं आपको बतानी भूल गया, वो ये कि कम्प्लेक्स 2 जो है इसको हम क्या कहते हैं, आपका सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेज। और यही आपको मैंने आपको वहाँ पे बताया था जब किया था ना आपका ये क्रेब्स साइकिल के अंदर भी हमने यहाँ पे जो है आपका एंजाइम यूज़ किया था सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेज। और वहाँ पे जो आपको मैंने बता दिया था ये आपका क्या है, कम्प्लेक्स 2 ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन है। आपने यहाँ पे अभी भी याद रख लेना है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, और उसके बाद आपका क्रेब्स साइकिल के अंदर दोनों के अंदर अगर कोई भी चीज़ आपकी जो है ना कॉमन है, वो क्या है आपका यहाँ पे सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेज। आपका सिंपल सा एक MCQ आ जाता है इसके अंदर। और उसके बाद क्या हो जाएगा, अब ये जो आपके इलेक्ट्रॉन्स आ गए आपके कोएंजाइम Q के पास, इसने किसको दे दिया आपके यहाँ पे, यही आपके 2 इलेक्ट्रॉन्स जो थे इसने दे दिए कम्प्लेक्स 3 के अंदर। अब कम्प्लेक्स 3 के अंदर आपने यहाँ पे याद रखना है, इसके अंदर क्या है आपके यहाँ पे साइटोक्रोम्स हैं, साइटोक्रोम B है और उसके बाद C1 है। अब यहाँ पे जो है आपने यहाँ पे याद रखना है कि साइटोक्रोम्स जो होते हैं या फिर इसके अंदर क्या होता है आपकी यहाँ पे जो है ये आपकी आयरन होती है। आयरन के लिए आपने यहाँ पे 4 चीज़ें याद रखनी है। सबसे पहले मशहूर ज़माना हमारी जो है हीमोग्लोबिन, आपकी जो है इसके अंदर क्या होती है आपकी आयरन होती है। और यहाँ पे आपकी आयरन कौन सी होती है, Fe2 पॉजिटिव, Fe3 पॉजिटिव नहीं होती है। Fe3 पॉजिटिव हो जाए तो आपकी क्या हो जाती है, आपकी मेट हीमोग्लोबिन हो जाती है। उसके बाद जो है आपकी किसके अंदर होती है, आपकी मायोग्लोबिन के अंदर। MB में लिख रहा हूँ, आपने यहाँ पे इसी को मतलब आपने याद रखना है, आपकी क्या मायोग्लोबिन है। मायोग्लोबिन के अंदर क्या होती है आपकी आयरन होती है। इसके बाद जो तीसरी चीज़ें होती है उसके अंदर क्या होती है आपकी साइटोक्रोम्स जितने भी हैं आपके, उसके अंदर क्या होती है आपकी आयरन होती है। लेकिन इसके अंदर क्या है, ये जो साइटोक्रोम्स के अंदर जो आपकी आयरन होती है, आयरन का आपको पता है इसकी 2 स्टेट्स होती हैं, एक होती है Fe2 पॉजिटिव, एक होती है आपकी Fe3 पॉजिटिव। अब ये जो आपकी साइटोक्रोम्स के अंदर आपकी जो आयरन है ना, ये आपकी इंटरकन्वर्टेबल है। मतलब Fe2 पॉजिटिव जो है आपकी कन्वर्ट हो सकती है इंटू Fe3 पॉजिटिव, Fe3 पॉजिटिव आपकी कन्वर्ट हो सकती है इंटू Fe2 पॉजिटिव। दोनों कैसे कन्वर्ट होंगी, फॉर एग्जांपल आपकी है ये Fe3 पॉजिटिव, इसको जब आप इलेक्ट्रॉन दे देंगे, इलेक्ट्रॉन का मतलब है एक आपने नेगेटिव चार्ज दे दिया, मतलब ये कि आपने 3 में से जब एक चीज़ निकाल देनी है तो ये आपकी क्या हो जाएगी, आपकी कन्वर्ट हो जाएगी इंटू Fe2 पॉजिटिव। या फिर इसमें क्या करें, जब आप Fe2 पॉजिटिव में से एक चीज़ निकाल दें, आप मतलब माइनस निकाल दें, -1 निकाल दें इसमें से, तो ये आपकी कन्वर्ट हो जाएगी किस में, आपकी Fe3 पॉजिटिव में। आपने क्या करना है, जब भी इसके अंदर आपने इलेक्ट्रॉन को ऐड करवाना है, इलेक्ट्रॉन को ऐड करवाने का मतलब ये है कि 3+1 या 3-1 वो आपका कितना हो जाएगा 2। और उसके बाद जो है जब आपका ये Fe2 पॉजिटिव में से आपका जब इलेक्ट्रॉन निकलेगा वो आपका किसके अंदर कन्वर्ट हो जाएगा इंटू Fe3 पॉजिटिव। सिंपल सा ये फंडा आपने यहाँ पे याद रख लेना, जब आपका इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर लेगा, एक्सेप्ट करने के बाद ये आपका कन्वर्ट हो जाएगा इंटू Fe2 पॉजिटिव। अब ये क्या हुआ, आपके साइटोक्रोम्स के अंदर आपकी यहाँ पे पड़ी हुई है, और वो आपकी क्या आयरन आपकी इंटरकन्वर्टेबल है। और लास्ट पे आपकी जो है ना आपकी बॉडी के अंदर जो आपकी कैटालिसिस हैं उसके अंदर आपकी क्या है, आपकी ये आयरन पड़ी हुई है। ये आपकी बॉडी के अंदर 4 ऐसी प्रोटीन्स हैं जिसके अंदर आपकी क्या है, आपकी ये आयरन पड़ी हुई है। अब आयरन जो है आपकी ये आ गई सबसे पहले आपकी किसके पास, आपकी कम्प्लेक्स 3 के अंदर, आपकी साइटोक्रोम के अंदर आ गई। अब जो साइटोक्रोम यहाँ पे आपका पड़ा होगा A या फिर उसके अलावा A और C1, इसके अंदर क्या हो जाएगी, इसकी पहले स्टेट होगी Fe3 पॉजिटिव, और वो जैसे ही आपकी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगी वो कन्वर्ट हो जाएगी इंटू Fe2 पॉजिटिव। अब क्या हो जाएगा, ये कम्प्लेक्स 3 का काम क्या है, इसने आपके इलेक्ट्रॉन्स को दे देना है आपके साइटोक्रोम C को। दोबारा से साइटोक्रोम आ गया, साइटोक्रोम C के अंदर क्या हो जाएगा, आपके जो आयरन पड़ी होगी यहाँ पे होगी आपकी Fe3 पॉजिटिव, वो क्या हो जाएगी आपकी कन्वर्ट हो जाएगी इंटू Fe2 पॉजिटिव।
मैंने आपको पहले बता दिया, जैसे आपके इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा कन्वर्ट हो जाएगी इनटू Fe2 पॉजिटिव। दोबारा से ये साइटोक्रोम का काम क्या है, इसने आपके इलेक्ट्रॉन्स को देना है किसको, आपके कम्प्लेक्स 4 को। कम्प्लेक्स 4 के अंदर क्या हो जाएगा, आपके दोबारा से यही जो आपके इलेक्ट्रॉन्स थे या आपकी यहाँ पे आपकी जो आयरन पड़ी हुई है कम्प्लेक्स 4 के अंदर, ये क्या करेगी, इसको इलेक्ट्रॉन को जब एक्सेप्ट करेगी तब आपकी Fe3 पॉजिटिव कन्वर्ट हो जाएगी इनटू दोबारा से Fe2 पॉजिटिव। अब यहाँ पे एक प्रॉब्लम है, पीछे से हमने सारा देखा, आपका एक साइटोक्रोम क्या कर रहा था, दूसरे साइटोक्रोम को दे रहा था, उसकी स्टेट जो है उसके अंदर चेंज करवा रहा था वहाँ पे। लेकिन क्या हुआ, अब साइटोक्रोम जब आपके पास पहुँच गया आपका ये कम्प्लेक्स 4 के पास, अब यहाँ पे जो आपका साइटोक्रोम है वो आपका इलेक्ट्रॉन्स को किसी और साइटोक्रोम को नहीं दे सकता। अब उसने क्या करना है, आपके यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स को देना है किसको, आपके ऑक्सीजन को। ऑक्सीजन क्या करेगी, वन इसमें क्या आपके यहाँ पे हाफ मालिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन जैसे ही आपका इसके पास आएगा, ये क्या करेगा, जैसे इलेक्ट्रॉन्स को, दो इलेक्ट्रॉन्स को आपके एक्सेप्ट करेगा तो ये क्या हो जाएगा, आपका नेगेटिव चार्ज हो जाएगा। अब इसमें क्या हो जाएगा, अब ये जैसे ही आपका नेगेटिव हुआ है ना, अब यहाँ पे होता है यार -1 होता है, लेकिन क्योंकि हाफ है तो मतलब ये अगर एक पूरा का पूरा मालिक्यूल लेगा तो उसमें क्या हो जाएगा, वो पूरे का पूरा मालिक्यूल 2 इलेक्ट्रॉन्स को ले रहा होगा। लेकिन यहाँ पे आपका हाफ मालिक्यूल है, इसने क्या करना है, जैसे एक इलेक्ट्रॉन को लेना है, ये आपका जैसे ही आपका चार्ज हो जाएगा, इसने क्या करना है, अपने आप को स्टेबल करने के लिए, क्योंकि आपका ये चार्ज है, आपका ये मतलब ये कि आपका रिएक्टिव है, इसने क्या करना है, फौरी तौर पर रिएक्ट करना है विद आपके हाइड्रोजन। 2 हाइड्रोजन जो आपके यहाँ पे पड़े हुए हैं उसके साथ इसने जैसे ही आपके रिएक्ट करना है तो आपका क्या मतलब 2 हाइड्रोजन और आपके एक ऑक्सीजन क्या मिलके आपके क्या प्रोडक्शन करवा देंगे, आपकी यहाँ पे वाटर की प्रोडक्शन करवा देंगे। मैंने आपको पहले बताई थी, आपको पहले भी पता होगा कि आपकी ये जो ग्लूकोज की आपकी ब्रेक डाउन वाली आपकी इक्वेशन है C6H12O6, इसके अंदर जब आप क्या करते हैं, आप ऑक्सीजन को ऐड करवाते हैं तो आपकी कितने मालिक्यूल होते हैं, आप यहाँ पे आपके 6 मालिक्यूल ऑफ आपके ऑक्सीजन होते हैं, आपके 6 कार्बन डाइऑक्साइड आपकी रिलीज होते हैं। आपको डिफरेंट स्टेप्स के अंदर हमने क्या किया, हमारी ये कार्बन डाइऑक्साइड को हमने रिलीज़ करवाया, उसके बाद ये जो आपके वाटर रिलीज़ होता है वो आपका कहाँ पे होता है, आपके इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के अंदर आके आपके यहाँ पे 6H2O जो आपके यहाँ पे ये आपका रिलीज़ हो रहा होता है। 4 तक हम यहाँ पे पहुँच गए। अब ये जो है ना, आपने एक और चीज़ यहाँ पे याद रखनी है कि कम्प्लेक्स 4 जो है इसके अंदर डिफरेंस क्या है, इसके अंदर क्या होती है, आपकी यहाँ पे कॉपर होती है। मतलब ये क्या कि आपकी जो है ना ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के जो कम्प्लेक्सेस हैं, इसके अंदर आपसे कोई क्वेश्चन पूछ ले कि वो कौन सा कॉम्प्लेक्स है जिसके अंदर आपकी क्या होती है, कॉपर होती है, वो आपका कौन सा है, आपका कम्प्लेक्स 4 है। कम्प्लेक्स 4 के अंदर आपकी क्या होती है, कॉपर होती है, साथ आयरन भी होती है। लेकिन और उसके बाद इसका काम क्या है, बाकी सारे कम्प्लेक्सेस इसके अंदर साइटोक्रोम्स क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं, लेकिन इसका काम क्या है, इसने जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इसने किसको देने हैं, आपके ऑक्सीजन को देने हैं, और क्या प्रोडक्शन करवानी है, वाटर की प्रोडक्शन करवानी है। अब यहाँ तक आपने क्या देखा, आपने इलेक्ट्रॉन्स को इधर उधर जाते देखा। अब यहाँ पे एक चीज़ आपने और चीज़ यहाँ पे याद रख लेनी है कि कम्प्लेक्स 1, 3 और उसके बाद 4 जब इनके पास इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, जब ये आपके चार्ज हो जाते हैं, मतलब इनके पास जैसे आपके इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, अब यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन आते हैं ना, सबसे पहले कम्प्लेक्स 1 के पास उनके पास सबसे ज़्यादा एनर्जी होती है, और कम्प्लेक्स 4 के पास जब इलेक्ट्रॉन्स की बात की जाए तो उनके पास सबसे कम एनर्जी है। इसी तरीके से जब कम्प्लेक्स 2 की और कम्प्लेक्स 1 की बात की जाए तो कम्प्लेक्स 1 के पास जो आपके इलेक्ट्रॉन्स है उसके अंदर एनर्जी ज़्यादा है, कम्प्लेक्स 2 वाले इलेक्ट्रॉन्स जो है उसके अंदर एनर्जी आपकी कम है। अब यहाँ पे क्या है, जो आपके कम्प्लेक्स 1 के पास जैसे ही आपके इलेक्ट्रॉन आए हाई एनर्जी के साथ, इन्होंने क्या करना है, इलेक्ट्रॉन्स को इधर उधर आके मूव करवाते रहना और एनर्जी को रिलीज़ करवाते रहना। हर स्टेप के अंदर एनर्जी जो रिलीज़ होगी, या फिर आपने जो है ना जैसे ही आपके ये चार्ज हुए, अब वो चार्ज जो है एनर्जी जो है वो किसने यूज़ करनी है, आपके कम्प्लेक्सेस ने। कम्प्लेक्स ने क्या करना है, एनर्जी को यूज़ करना है, और इसने क्या करना है, आपके हाइड्रोजन जो है उसको वहाँ से आपकी जो है ना मैट्रिक्स से आपकी जो है आपकी इनर मेम्ब्रेनस स्पेस के अंदर आपके लेके आ जाना। आपके 3 कम्प्लेक्सेस हैं जो क्या करते हैं, आपके हाइड्रोजन को कहाँ से लेके आते हैं, आपके मैट्रिक्स से इंटर मेम्ब्रेनस स्पेस के अंदर। कौन कौन से, कम्प्लेक्स 1, 3, 4। कम्प्लेक्स 2 वाहिद आपका कम्प्लेक्स है वो जो क्या करता है, आपके ये आपकी जो है ना हाइड्रोजन उसको आपके मैट्रिक्स से आपका उसके बाद आपके ये आपके इंटरमेम्ब्रेनस स्पेस के अंदर नहीं लेके आता। उसके बाद एक और चीज़ यहाँ पे आप याद रख लेनी है कि आपके सारे के सारे जो आपके कम्प्लेक्सेस हैं ये आपके सारे क्या हैं, आपके मेम्ब्रेन के अंदर हैं। एक वाहिद आपका कम्प्लेक्स 2 है जो आपका क्या है, आपकी माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स वाली साइड पे आपका है, लेकिन आपकी दूसरी जो है ना इंटरमेम्ब्रेनस स्पेस वाली साइड पे आपका नहीं है। आपका ये वाहिद आपका जो है ना कम्प्लेक्स जो 2 है। और उसके बाद आपने इसके अंदर एक और चीज़ याद रख लेनी है, वो ये कि आपका ये जो है ना क्रेब्स साइकिल के अंदर जो है आपका इंजाइम जो है आपका सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेज, वो भी आपका क्या है, आपका कम्प्लेक्स 2 वही है आपका। अब इसके बाद क्या होगा, आपके यहाँ पे आपने प्रोडक्शन करवा लिया, आपके यहाँ पे हाइड्रोजन जो है आपके मैट्रिक्स से आपके यहाँ पे आ गए। अब इसका मतलब ये है कि हाइड्रोजन यहाँ पे आपके कम है, आपके इंटरमेम्ब्रेनस स्पेस के अंदर आपके ज़्यादा हो गए हैं। अब क्या हो गया, यहाँ पे आपका कंसंट्रेशन ग्रेडियंट आपका डेवलप हो गया। अब इसका मतलब ये है कि हाइड्रोजन ने क्या करना है, आपकी हाई कंसंट्रेशन से जाना है लो कंसंट्रेशन से। अब इसमें क्या है, आपके इलेक्ट्रॉन्स ने जाना है इंटरमेम्ब्रेनस स्पेस से आपकी माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स के अंदर जाना है। अब मैंने आपको पहले बता दिया, आपकी जो माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन जो है इनर मेम्ब्रेन, वो आपकी क्या है, आपकी सारी चीज़ों को अलाउ नहीं करती, सिलेक्टिव
सिलेक्टिव है, उसके अंदर आपकी क्या है, हाइड्रोजन जो है इसको भी आपके यहाँ से पास नहीं होने देती। अब हाइड्रोजन ने किसी चैनल के थ्रू आपके जाना है और वहाँ पे आपका चैनल कौन सा है, आपका ये कम्प्लेक्स 5। अब कम्प्लेक्स 5 ने क्या करना है, हाई कंसंट्रेशन से इलेक्ट्रॉन्स आपके ये आपके हाइड्रोजन जो हैं इसको इसने लेके आना है टू आपकी लो कंसंट्रेशन वाली साइड पे। हाई कंसंट्रेशन से जैसे ही आपकी कोई चीज़ आपकी जाती है लो कंसंट्रेशन की तरफ, तब वो क्या करती है, आपकी एनर्जी को रिलीज़ करती है। हमने क्या करना है, उस एनर्जी को ट्रैप करना है। अब यहाँ पे क्या होता है, आपकी जब आपके हाइड्रोजन यहाँ से जाते हैं हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ, तब क्या होता है, आपके यहाँ पे कम्प्लेक्स 5 या फिर जिसको हम क्या कहते हैं, आपका ये मतलब जो है ना आपका एटीपी सिंथेसिस इसको हम कहते हैं। इसका काम क्या है, इसने क्या करना है, आपके ये जो आपके हाइड्रोजन जब आपके जा रहे हैं हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ, इन हाइड्रोजन ने क्या करना है, एटीपी सिंथेस को मूव करवाना शुरू कर। ये आप इसको यूँ समझ लें कि ये आपका क्या, यहाँ पे आपका टरबाइन पड़ा हुआ है। टरबाइन जैसे ही आपका मूव करेगा, आपकी क्या करेगा, जैसे आपके ये टरबाइन मूव करते हैं, आपकी क्या करते हैं, एनर्जी प्रोडक्शन करवाते हैं, लेकिन वो आपकी इलेक्ट्रिक होती है। यहाँ पे आपकी प्रोडक्शन किसकी होगी, आपकी एटीपी की। इसमें क्या होता है, आपकी जो आपका टरबाइन है ना, इसके अंदर आपकी यहाँ पे पॉकेट्स होती हैं। अब सारी सबसे पहली पॉकेट के अंदर ये क्या करता है, आपकी एटीपी एडीपी और उसके बाद आपकी जो है इनऑर्गेनिक फॉस्फेट, इन दोनों को आपकी जो है ना ये ज्वाइन करवा लेते हैं। उसके बाद जैसे ये दोनों आपके ज्वाइन करते हैं, अब ये क्या करते हैं, आपके कन्वर्ट हो जाते हैं एटीपी के अंदर। अब आपकी एक पॉकेट के अंदर पड़ी हुई है आपकी एटीपी। अब क्या हो जाएगा, तीसरी पॉकेट के अंदर जैसे आपकी एटीपी ओपन, आपकी जो पॉकेट है ना, जैसे ही आपकी ओपन होगी, एटीपी आपकी क्या हो जाएगी, आपकी मैट्रिक्स के अंदर आपकी यहाँ पे रिलीज हो जाएगी। और ये जो एटीपी आपकी यहाँ पे प्रोड्यूस हुई है, ये आपके किसी चैनल के थ्रू आपकी है, ये जो आपकी मैट्रिक्स है, यहाँ से आपकी क्या हो जाएगी, आपकी सेल्स के बाहर आपके मतलब आपकी जो है ना अवेलेबल होना शुरू हो जाएगी, साइटोप्लाज्म के अंदर आ जाएगी यहाँ पे। अब यहाँ पे आपने क्या याद रखना है, अच्छा एक चीज़ यहाँ पे मैं आपको बताना भूल गया कि ये जो हमने सारा पीछे से हमने ये जो स्टेप किए थे कम्प्लेक्स 4 तक, यहाँ पे हमने क्या किया, हमने ऑक्सीडेशन करवाते रहे। हमने क्या किया, यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स को इसको दिया, मतलब यहाँ से हमने इसको दिया, यहाँ से इसको दिया, यहाँ से फिर इधर गए, सारों ने क्या किया, आपके सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स को इधर उधर मूव करवाया। इस सारे प्रोसेस को हम क्या, ऑक्सीडेशन। अब यहाँ पे क्या हुआ, आपके इलेक्ट्रॉन्स इधर उधर जाते रहे, इनके ऑक्सीडेशन को चेंज करते रहे। लेकिन इसके बाद ये जो आपका कम्प्लेक्स 5 है, इसको हम क्या कहते हैं, आपकी यहाँ पे क्या हुई, हमने यहाँ पे क्या किया, एडीपी के अंदर हमने फॉस्फेट को ऐड करवाया, इसको हम क्या कहते हैं, हमारी फॉस्फोराइलेशन। यहाँ पे हमारी यहाँ तक हमारी क्या हुई, आपकी ये ऑक्सीडेशन, यहाँ पे हमारी क्या हो जाएगी, आपकी फॉस्फोराइलेशन। अब यहाँ पे आपने इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के अंदर आपने एक चीज़ याद रखनी है कि ये जो आपकी जो ऑक्सीडेशन है और उसके बाद आपकी जो फॉस्फोराइलेशन है, दे आर कपल्ड टाइटली। मतलब क्या, आपकी अगर ये आपके हो रही है ना, ये आपकी ये ऑक्सीडेशन जैसी ही होगी, आपके हाइड्रोजन यहाँ पे आना शुरू हो जाएंगे। हाइड्रोजन जितने ज़्यादा होंगे, हाइड्रोजन उतने ज़्यादा आपके यहाँ से पास करेंगे, आपके एटीपी सिंथेस से या फिर आपके कम्प्लेक्स 4 से या फिर आपके फास्फोराइलेशन वाले प्रोसेस से आपके ज़्यादा पास करेंगे और उतनी ज़्यादा आपकी जो है ये फास्फोराइलेशन होगी। अब कोई मतलब ये आपको बताने की यहाँ पे ज़रूरत ये थी कि अगर आपकी यहाँ पे फास्फोराइलेशन आपकी नहीं हो रही, तो उसमें क्या हो जाएगा, आपका क्या हो जाएगा, आपके हाइड्रोजन यहाँ से नहीं जाएंगे। हाइड्रोजन यहाँ से नहीं जाएंगे तो इसका मतलब ये है कि हाइड्रोजन यहाँ पे आपके तो ज़्यादा हो रहे हैं, अब अंदर नहीं जा रहे, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट यहाँ पे आपका बढ़ता रहेगा और एक पॉइंट ऐसा आएगा कि आपके कम्प्लेक्सेस जो हैं, इसको हाइड्रोजन जो है उसको अंदर बाहर भेज ही नहीं रहे होंगे। अब इसमें क्या हो जाएगा, आपकी फास्फोराइलेशन नहीं हो रही, तो इसने क्या किया, आपकी ऑक्सीडेशन को आपकी इनहिबिट करवा दिया। इसी तरीके से अगर आपकी ऑक्सीडेशन नहीं होती, उसमें क्या हो जाएगा, आपके हाइड्रोजन यहाँ पे नहीं आएंगे, हाइड्रोजन यहाँ पे नहीं आएंगे, तो ये आपके कम्प्लेक्स के थ्रू आपके अंदर नहीं जाएंगे, फास्फोराइलेशन नहीं होगी, तो आपकी फास्फोराइलेशन भी आपकी इनहिबिट हो जाएगी। आपने यहाँ पे याद रख लेना, अगर आपकी ऑक्सीडेशन स्टॉप हो जाती है, आपकी फास्फोराइलेशन स्टॉप हो जाएगी, फास्फोराइलेशन स्टॉप होती है, आपकी ऑक्सीडेशन स्टॉप हो जाएगी। बल्कि इससे भी आपने इसको इजी याद रख लेना है। आपने क्या करना है, आपकी ऑक्सीडेशन एंड फास्फोरेशन दे आर टाइटली कपल्ड। अब ये कपल्ड का वर्ड आप यहाँ पे याद रखेंगे तो आपको एक इसके अंदर मैकेनिज्म समझ आ जाएगा, जो हम बाद में देखना है वो हमारा क्या है, अनकपलिंग। वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। अभी आपने यहाँ पे क्या याद रख लेना है, फास्फोराइलेशन और उसके बाद आपकी जो है ऑक्सीडेशन आपकी कपल्ड है। अब ये तो हो गई हमारी सारी की सारी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। इसमें हमने क्या देखा, आपकी जो है इलेक्ट्रॉन्स जो है आपकी आ रहे हैं, आपके NADH जो है ये आपके इलेक्ट्रॉन्स देगा, इसको FADH देगा आपके इलेक्ट्रॉन कम्प्लेक्स 2 को। उसके बाद ये क्या करेंगे, आपके इलेक्ट्रॉन्स जो है आपके पास करवाएंगे इधर, फिर इधर, फिर इधर, फिर इधर, और उसके बाद क्या करेंगे, आपकी इलेक्ट्रॉन्स आपके चले जाएंगे आपके वाटर के अंदर। अब ये क्या करना है, इसने क्या करना है, इस सारे काम ने आपके हाइड्रोजन ग्रेडियंट आपके यहाँ पे डेवलप करवाना है। हाइड्रोजन ग्रेडियंट ने क्या करना है, आपके यहाँ पे ATP सिंथेज को काम करवाना है और प्रोडक्शन करवानी है आपकी ATP की। सारी की सारी आपके यहाँ पे स्टेटमेंट आपकी क्लियर हो गई। अब इसके बाद आपने यहाँ पे याद रखना है कि जब आपकी NADH आपकी आ रही है, मैंने आपको पहले बताया NADH आपकी कितनी है 2.5 ATP और FADH आपकी है 1.5 ATP। दोनों के अंदर डिफरेंस कहाँ पे आया। अब आपने देख लिया यहाँ पे, जब आपने कम्प्लेक्स 1 को आपके इनर्जाइज करवाया तब आपके हाइड्रोजन यहाँ पे आपके ज़्यादा रिलीज़ हुए, क्योंकि जब आपका NADH आपका इलेक्ट्रॉन्स दे रहा है
तब आपके आपके हाइड्रोजन जो हैं वो आपके कहाँ कहाँ से जा रहे हैं, कम्प्लेक्स 1 से जा रहे हैं, कम्प्लेक्स 3 से जा रहे हैं, कम्प्लेक्स 4 से जा रहे हैं। हाइड्रोजन आपके ज़्यादा आ रहे हैं इंटरमेम्ब्रेनस स्पेस के अंदर। जितने ज़्यादा हाइड्रोजन यहाँ पे आएंगे उसका मतलब ये है कि उतने ज़्यादा हाइड्रोजन यहाँ से आपके पास करके जाएंगे ज़्यादा, और आपके एटीपी सिंथेसिस उतना ज़्यादा काम करेगा, उतनी ज़्यादा हमारी एटीपी प्रोडक्शन होगी। तो यहाँ पे आपको पता चल गया कि आपके NADH जब आपका आता है तो 2.5 एटीपीज आपकी ज़्यादा एनर्जी आपकी क्यों प्रोड्यूस होती है एज़ कम्पेयर टू FAD। अब FAD में क्या हुआ है, जब आपके FAD ने इलेक्ट्रॉन्स दिए कम्प्लेक्स 2 को दिए, लेकिन इसमें क्या हुआ, कम्प्लेक्स 2 ने हाइड्रोजन्स को यहाँ से नहीं भेजा, हाइड्रोजन्स नहीं आए, तो इसका मतलब ये है कि NAD से FAD जो है उसने हाइड्रोजन्स इंटरमेम्ब्रेनस स्पेस के अंदर कम भेजे। इंटरमेम्ब्रेनस स्पेस के अंदर जितने हाइड्रोजन्स कम आए उतनी एनर्जी उसकी कम हो गई। तो इस वजह से आपके जो है FAD जो है उसके अंदर आपकी प्रोडक्शन जो होती है वो आपकी हो जाती है 1.5 ATPs। अब ये सारा तो हो गया हमारी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। इसके बाद आपने यहाँ पे याद रख लेना है कि आपकी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन जो है इसकी जो आपके कम्प्लेक्सेस हैं इनको आपकी कुछ चीज़ें आपकी इनहिबिट करवा देती हैं। जो भी चीज़ आपकी इनहिबिट करवाएगी उसने क्या करना है, आपके हाइड्रोजन्स को यहाँ पे नहीं आने देना। हाइड्रोजन यहाँ पे नहीं आएंगे तो हाइड्रोजन्स का मतलब ये है कि यहाँ पे अगर नहीं आ रहे तो आपका कंसंट्रेशन ग्रेडियंट आपका डेवलप नहीं होगा। कंसंट्रेशन ग्रेडियंट डेवलप नहीं होगा तो आपकी यहाँ पे जो है फास्फोराइलेशन आपकी नहीं होगी, क्योंकि कंसंट्रेशन ग्रेडियंट का काम ही था कि इसने क्या करना है, आपके यहाँ से आपके कम्प्लेक्स 5 से या फिर आपके एटीपी सिंथेसिस से आपके हाइड्रोजन्स को अंदर भेज के इसको चलवाना था और एटीपी प्रोडक्शन करवानी थी। कोई भी चीज़ जो है सारी की सारी चीज़ें क्या करेंगी, जो भी चीज़ आपकी किसी भी कम्प्लेक्स को आपकी इनहिबिट करवा दी है वो क्या करेगी, आपकी हाइड्रोजन कंसंट्रेशन जो है वो आपकी वहाँ पे डेवलप नहीं होने देगी। अब सबसे पहले कम्प्लेक्स 1 जो है इसको आपके कौन इनहिबिट करवाती है, आपकी रेटिनोन। रेटिनोन से आपने यहाँ पे याद रखना है 1 से आपकी क्या है, रेटिनोन आपकी क्या करवाएगी, आपकी कम्प्लेक्स 1 को इनहिबिट करवाएगी। इसके अलावा आपकी यहाँ पे जो है मेटफॉर्मिन जो है ये आपकी क्या क्या करती है, आपकी यहाँ पे आपके हाइड्रोजन जो है आपकी ये जो कम्प्लेक्स 1 जो है सॉरी उसको आपके इनहिबिट करवाती है। हाइड्रोजन आपकी यहाँ से रिलीज़ नहीं होने देती, हाइड्रोजन आपके कम रिलीज़ होते हैं तो आपका क्या होता है, आपका ये फास्फोराइलेशन आपकी नहीं होती थी। उसके बाद जो है आपने यहाँ पे याद रख लेना है कि आपका ये जो एंटीमाइसिन है ये आपकी क्या करती है, आपकी इनहिबिट करवाती है कम्प्लेक्स 3 को। एंटीमाइसिन को आपने कैसे याद रख लेना है, N3 N3 से आपका क्या हो जाएगा, N3 आपका कम्प्लेक्स 3 को इनहिबिट करवाएगा। कम्प्लेक्स 3 आपका इनहिबिट होगा, हाइड्रोजन आपके यहाँ पे नहीं आएंगे, कम्प्लेक्स आपका कंसंट्रेशन ग्रेडियंट नहीं डेवलप होगा, आपकी जो है एटीपी प्रोडक्शन नहीं होगी। इसी तरीके से कम्प्लेक्स 4 को आपके कौन इनहिबिट करवाते हैं, एजाइड्स। आइड्स जो है आपकी इनहिबिट करवाते हैं। आइड्स से आपके आ जाएंगे 4 वर्ड्स वाले जो है आपके 4 हैं तो आपका कम्प्लेक्स 4 को आपकी इनहिबिट करवाते हैं। एजाइड आपका करवाता है, साइनाइड करवाता है, उसके बाद आपकी कार्बन मोनोऑक्साइड आपकी करवाती है। सारी चीज़ें जो भी आपकी इनहिबिट करवाएंगी आपकी हाइड्रोजन नहीं आएगी, फास्फोराइलेशन नहीं होगी। इसके बाद जो है आपने यहाँ पे याद रख लेना कम्प्लेक्स 5 या फिर आपका एटीपी सिंथेज उसको आपके कौन इनहिबिट करवाता है, आपकी ओलिगोमाइसिन करवाती है। ओलिगोमाइसिन इसको इनहिबिट करवाएगी। इसका मतलब ये है कि इसने क्या करना है, फास्फोराइलेशन नहीं होने देनी। ऑक्सीडेशन तो पीछे से हो रही है लेकिन फास्फोराइलेशन नहीं होगी, तो ये क्या करेगी, इवेंचुअली इसको भी क्या कर देगी, स्टॉप कर देगी। अब यहाँ पे एक चीज़ यहाँ पे आपको मैं बताना पहले भी भूल गया, वो ये कि यहाँ पे जो है ऑक्सीजन का यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, अगर आपकी बॉडी के अंदर है ऑक्सीजन कम, इसका मतलब ये है कि आपकी बॉडी के अंदर क्या है, हाइपोक्सिया है। हाइपोक्सिया जब आपकी बॉडी के अंदर होगा तब क्या हो जाएगा, आपकी बॉडी के अंदर ऑक्सीजन कम होगी। कम्प्लेक्स 4 जो है ये आपका क्या करेगा, वाटर नहीं प्रोड्यूस करवाएगा। वाटर नहीं प्रोड्यूस होगा, इसमें क्या हो जाएगा, आपकी जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो आपके कम्प्लेक्स 4 के अंदर आपके इलेक्ट्रॉन ट्रैप हो जाएंगे। अब ये क्या करेगा, आपके इलेक्ट्रॉन्स पीछे से नहीं लेगा। पीछे से आपका कौन दे रहा था, आपका ये साइटोक्रोम्स दे रहे थे, कम्प्लेक्स 3 दे रहा था, उसके बाद आपके साइटोक्रोम दे रहे थे, आपके जो है कोएंजाइम Q दे रहा था आपको, उसके अलावा आपके जो है ना कम्प्लेक्स 2 और उसके बाद आपके जो है ना कम्प्लेक्स 1 ये आपको जो है ना पीछे से इलेक्ट्रॉन्स दे रहे थे। ये क्या करेगा, सारे जो पीछे वाली चीज़ें उन सारों को आपके वहाँ पे स्टॉप करवा देगा। इवेंचुअली क्या हो जाएगी, आपकी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन आपकी यहाँ पे स्टॉप हो जाएगी। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन जैसे स्टॉप होगी आपकी बॉडी के अंदर NADH का लेवल बढ़ना शुरू हो जाएगा। NADH का लेवल जैसे ही आपकी बॉडी के अंदर बढ़ेगा, मैंने आपको क्रेब्स साइकिल के अंदर बताया था, इंक्रीज लेवल ऑफ NADH आपके डिफरेंट स्टेप्स जो है उसको आपके इनहिबिट करवा देता है। अब ये क्या करेगा, आपके डायरेक्टली जाके आपकी क्रेब्स साइकिल जो है उसको आपके इनहिबिट करवा देगा। इवेंचुअली क्या हो जाएगी, आपकी बॉडी के अंदर एनर्जी प्रोडक्शन ही आपकी स्टॉप हो जाएगी। अब एनर्जी प्रोडक्शन अगर स्टॉप हो गई, अब इसमें क्या हो जाएगा, आपके ये जो है ATP जो है इसकी आपकी प्रोडक्शन नहीं होगी। आपकी बॉडी के अंदर ATP का लेवल कम होना शुरू हो जाएगा, ADPs आपके बढ़ने शुरू हो जाएंगे। अब सेल को तो चाहिए एनर्जी, कोई भी काम करना है आपको एनर्जी चाहिए। सेल को एनर्जी जब नहीं मिलेगी तो वो क्या हो जाएगा, आपके डेथ होने शुरू हो जाएगी, आपके सेल्स आपके डाई होना शुरू हो जाएंगे। हाइपोक्सिया में ये वाला सारा काम हो जाएगा। अब इसके बाद यहाँ पे देख लेते हैं, हमारे यहाँ पे जो है ये मैंने आपको पहले बता दिया, 1 NADH का मतलब है 2.5 ATPs, 1 FADH का मतलब है 1 FADH2 का मतलब है 1.5 ATPs। अब यहाँ पे आ जाती है आपकी यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के इनहिबिटर्स। आपको पहले बता दिए रेटिनोन, N3 उसके बाद आपके साइनाइड, मोनोऑक्साइड, एजाइड्स वगैरह, ये आपके सारे क्या हैं, आपके यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के इनहिबिटर्स हैं। डिफरेंट स्टेप्स पे कम्प्लेक्स 1 को इनहिबिट करवाते हैं, 3 को, उसके बाद कम्प्लेक्स 4 को इनहिबिट करवाते हैं। ये क्या करेंगे, आपकी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन को इनहिबिट करवाएंगे, प्रोटॉन ग्रेडियंट नहीं आएगा,
ब्लॉक करवा देंगे आपकी एटीपी सिंथेसिस को। मैंने आपको पहले बता दिया आपकी ऑक्सीडेशन एंड फास्फोरेशन दे आर टाइटली कपल्ड। यहाँ पे आपकी क्या हुई, इन्होंने क्या कर दिया, आपकी यहाँ पे कपलिंग को रोक दिया, आपकी क्या हो जाएगी, एटीपी प्रोडक्शन होनी रुक जाएगी। इसके बाद जो है आपका एटीपी सिंथेज इनहिबिटर, उसमें क्या हो जाएगा, अच्छा यहाँ पे भी आपको पता चल गया कि ये जो आपका एटीपी सिंथेज जो है आपका कम्प्लेक्स 5, ये आपका इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन का हिस्सा नहीं है, क्योंकि अगर इसका हिस्सा होता तो इसके अंदर ही आपके कम्प्लेक्स 5 का भी यहाँ पे लिख देते। अब आपका जो है एटीपी सिंथेज, इसका इनहिबिटर कौन सा है, आपका यहाँ पे ओलिगोमाइसिन। ये क्या करेगी, आपको डायरेक्टली इनहिबिट करेगी आपके माइटोकॉन्ड्रियल एटीपी सिंथेज को। प्रोटॉन ग्रेडियंट आपका यहाँ पे बढ़ना शुरू हो जाएगा और उसमें क्या हो जाएगा, आपकी एटीपी प्रोडक्शन नहीं होगी और उसमें क्या हो जाएगा, आपकी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन आपकी इवेंचुअली स्टॉप हो जाएगी, आपकी एनर्जी प्रोडक्शन होनी ही बिल्कुल, एटीपी प्रोडक्शन आपकी रुक जाएगी, सेल आपके डाई होना शुरू हो जाएंगे। इसके बाद ये आ गया हमारा इंपॉर्टेंट, जो मैंने आपको सारा समझाना था। इसमें क्या है, आपके जो है ना ये अनकपलिंग एजेंट्स, मैंने आपको पहले बता दिया, आपकी ये ऑक्सीडेशन एंड फास्फोराइलेशन दे आर टाइटली कपल्ड। अनकपलिंग का मतलब क्या है कि इनकी ये जो कपलिंग है इसको आपने ब्रेक कर दिया किसी तरीके से। अब मैंने आपको यहाँ पे बताया, आपने यहाँ पे देख भी लिया, बल्कि इसमें क्या है, आपके ये जो कम्प्लेक्सेस हैं ये सारे के सारे हाइड्रोजन्स को भेज रहे थे और हाइड्रोजन का ग्रेडियंट ही क्या कर रहा था, ये आपकी ऑक्सीडेशन को कपल कर रहा था विद आपकी ये फास्फोराइलेशन। अब इस केस में क्या हुआ, आपके अनकपलिंग एजेंट्स क्या करेंगे, आपके हाइड्रोजन ग्रेडियंट जो है इसको यहाँ से आपका ख़त्म करवा देंगे। इसमें क्या होगा, आपका ये जो हाइड्रोजन ग्रेडियंट आपका यहाँ से जो अगर आपका स्टॉप हो रहा है वो आपके कम्प्लेक्सेस की वजह से नहीं हो रहा, वो आपका हो रहा है बिकॉज ऑफ मेम्ब्रेन। अब इसमें क्या होता है, जो आपके हाइड्रोजन यहाँ पे आते हैं वो आपका कंसंट्रेशन ग्रेडियंट कम्प्लेक्सेस तो आपके डेवलप करवा रहे हैं, लेकिन क्या होती है, मेम्ब्रेन से आपके लीक होना शुरू हो जाते हैं। हाइड्रोजन जैसे आपके यहाँ से लीक होंगे, लीक होकर चले गए आपके मेम्ब्रेन से, आपके इंटर मेम्ब्रेनस स्पेस से आपके चले गए यहाँ कहाँ पे, आपके मैट्रिक्स के अंदर। अब आपको यहाँ पे पता है आपका यहाँ पे क्या था, हाई कंसंट्रेशन था, यहाँ पे आपका है लो कंसंट्रेशन। डायरेक्टली फिर वही बात हो गई, जब आपकी चीज़ जाती है हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन, एनर्जी रिलीज़ होती है। यहाँ पे एनर्जी जो रिलीज़ होगी इसको, क्योंकि हम कहीं पे ट्रैप नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे कोई और इसका हिसाब ही नहीं है, तो एनर्जी जो रिलीज़ होगी वो हमारी हो जाएगी इन द फॉर्म ऑफ हीट। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपके जब पेशेंट को आप देंगे अनकपलिंग एजेंट, तो वो क्या करेंगे, आपके हाइड्रोजन जो है मेम्ब्रेन की परमेबिलिटी बढ़ा देंगे फॉर हाइड्रोजन। हाइड्रोजन आपकी यहाँ से मेम्ब्रेन से लीक होना शुरू हो जाएगी, आपकी बॉडी के अंदर हीट प्रोडक्शन होना शुरू हो जाएगी। इसमें आपने एक चीज़ इंपॉर्टेंट याद रखनी है, वो ये कि आपका एस्पिरिन जो है उसकी ओवरडोज वो क्या करवाती है, आपकी बॉडी के अंदर इंक्रीज हीट करवा देती है। और वो मैंने आपको बता दिया, क्योंकि इंक्रीज डोज ऑफ एस्पिरिन क्या है, आपका अनकपलिंग एजेंट है आपकी बॉडी के अंदर। आपको पता है एस्पिरिन का काम क्या है, इसने आपकी बॉडी के अंदर हीट को जो है आपकी कम करवाना है। पायरेक्सिया के अंदर हम पेशेंट को दे रहे होते हैं, लेकिन अब इसमें क्या हुआ, जब आपने पेशेंट को एस्पिरिन की ओवरडोज दे दी तो वो क्या करवा रही है, आपकी बॉडी के अंदर आपकी हीट प्रोडक्शन ज़्यादा करवा रही है। इसके अलावा जो है आपका दूसरा जो चीज़ है वो आपकी कौन सी है, आपकी 2,4-डाइनाइट्रोफिनॉल, वो भी क्या है, आपकी अनकपलिंग एजेंट है। अब अनकपलिंग वालों का काम क्या है, इन्होंने परमेबिलिटी बढ़ा देनी है, प्रोटॉन ग्रेडियंट जो है आपका कम हो जाएगा। अब इस केस में क्या हो जाएगा, आपका यहाँ पे आपको पता चला आपकी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन का ये ऑक्सीडेशन वाला जो प्रोसेस है ये तो आपका बिल्कुल ठीक चल रहा है, क्योंकि इसके अंदर तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब इस केस में क्या हो जाएगा, आपकी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में ये आपकी ऑक्सीडेशन जो है ये आपकी बहुत ज़्यादा तेज़ी के साथ चल रही होगी, और उसमें जब आपकी तेज़ी के साथ चल रही है तो आपकी ऑक्सीजन जो यूटिलाइजेशन है ये भी आपकी ज़्यादा यूज़ हो रही होगी। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ पर आएगी, आपकी एटीपी प्रोडक्शन यहाँ से नहीं होगी, क्योंकि आपकी यहाँ पे आपका हाइड्रोजन जो है वो आपका कंसंट्रेशन ग्रेडियंट आपका लॉस हो रहा है। अब इस केस में क्या हो जाएगा, आपकी ऑक्सीडेशन फास्टर हो जाएगी, उसके बाद आपकी जो है फास्फोराइलेशन वो आपकी स्लोअर हो जाएगी, एटीपी प्रोडक्शन आपकी कम होना शुरू हो जाएगी, और ऑक्सीडेशन के ज़्यादा होने की वजह से आपकी क्या हो जाएगी, ऑक्सीडेशन जो है आपकी ऑक्सीजन जो है यूटिलाइजेशन वो आपकी हो जाएगी ज़्यादा, और उसमें क्या हो जाएगी, आपकी एनर्जी नॉट यूटिलाइज टू फॉर्म एटीपी बट प्रोडक्शन फॉर हीट। अब इसमें क्या हो जाएगा, आपकी सारी की सारी एनर्जी प्रोड्यूस करवा देगी आपकी हीट, और पेशेंट जो है आपके पास आ रहे होंगे विद मोर हीट। अब इसमें आपने जो 2-3 चीज़ें और याद रखनी है, एक सबसे पहले तो होगी आपकी डाइनाइट्रोफिनॉल, अब उसके बाद आपकी एस्पिरिन, और उसके बाद थर्मोजेनिन। आपने इसके अलावा और कुछ भी याद नहीं रखना, आपने क्या याद रख लेना, सिंपल सा इसने क्या करना है, आपकी मेम्ब्रेन की परमेबिलिटी को बढ़ाना है, हाइड्रोजन को लॉस करवाना है, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट को डेवलप नहीं होने देना, और उसमें क्या हो जाना है, आपकी जब हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ चीज़ें जाना है, उन्होंने क्या करना है, आपकी हीट प्रोडक्शन करवानी है। अब इसमें इंपॉर्टेंट आपकी थर्मोजेनिन। थर्मोजेनिन आपकी कहाँ पे होती है, आपकी ब्राउन फैट्स के अंदर होती है। आपको पता है कुछ आपके जो आपके होते हैं ना एनिमल्स, जो आपके ये आपके जो है ना ये हाइबरनेट कर जाते हैं, उसमें क्या होता है, आपकी ये ब्राउन फैट ज़्यादा होती है। अब ब्राउन फैट में क्या होती है, आपकी थर्मोजेनिन होती है। अब वो जो आपके हाइबरनेट आपके होते हैं ये आपके एनिमल्स, वो जब आपके रुकते हैं या फिर आपके उठते हैं, या फिर उसके अलावा जब आपके वो हाइबरनेट कर गए हैं, तब उसकी बॉडी के अंदर जो आपकी हीट प्रोड्यूस हो रही होती है वो हो रही थी फ्रॉम आवर इंक्रीज आपकी जो है ना ये आपकी ऑक्सीडेशन। उसमें क्या है, आपकी ब्राउन फैट्स वगैरह
ये क्या करती हैं आपकी थर्मोजेनिन इनके अंदर आपका होता है, वो क्या करता है आपकी ये जो है ना आपके हाइड्रोजन ग्रेडियंट जो है ये आपका डेवलप नहीं होने देता, एनर्जी को आपके हाइड्रोजन जो है आपकी मेम्ब्रेन से लॉस करवा के आपकी वहाँ पे जो है ना हीट प्रोडक्शन आपकी वहाँ पे ज़्यादा करवा रहा होता है। तो उम्मीद है आपको इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के तहत जो मैंने आपको बताया सारा तकरीबन समझ लग गया होगा, इसमें इतना ज़्यादा मुश्किल और कुछ है भी नहीं। तो उम्मीद है मैंने कोशिश भी बहुत की है, जितना ईजी हो सके उतना आपको वहाँ पर समझा दूँ। और बाकी अगर आपको इसके अंदर कोई भी प्रॉब्लम हो देन यू कैन आस्क मी एंड टिल देन अल्लाह हाफिज़। Give a damn about a hater when I feel like it. Not today, not today, not today, not tomorrow. Get out my way, please, I'm tryna get paid. Not today, not today, not today, not tomorrow. Get out my way, please, I'm tryna get paid. I've been broke for 27 years, I ain't going for 28. Been seeing